आपको ये चीज़ें समझ आप 2-4 बार बोलोगे ना, जैसे कि बोतल का ढक्कन वर्तिकाग्र, बोतल की गर्दन वर्तिका, बोतल का निचला हिस्सा अंडा से, बोतल के अंदर क्या भरा है तो बीजांड। तो ऐसे आप 2-3-4 बार बोलोगे तो आप कभी भी लाइव पे ऐसा वीडियो कहीं नहीं देखा होगा। मात्र मेरे को आप 10 से 15 मिनट दीजिए। इस 10 से 15 मिनट में मैं इस कदर से आपको समझाने वाला हूँ कि आप लाइफ में कभी भी मादा जनन अंग को नहीं भूलोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्त, इस पुष्प में आपको बेसिक पुष्प के बारे में पहले मैं दिखा देता हूं ताकि आपको मादा जनन अंग समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस पुष्प में देख पा रहे होंगे, इस पुष्प का जो सबसे निचला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है फूला हुआ, जिसे पुष्पासन कहा जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा पुष्प स्थित होता है। पुष्प के ऊपर जो अंडाकार की जो संरचना देख रहे हैं उसको बोला जाता है अंडाशय, जिसके अंदर बीजांड होता है। इसके ऊपर जो तंतु के समान जो संरचना देख रहे हैं इसे पराग तंतु बोलते हैं, और पराग तंतु के ऊपर का जो फूला हुआ भाग है इसको क्या बोला जाता है, पराग कोष, जिसके अंदर पराग कण बनते हैं। इसके ऊपर ही ऊपर जो आप देख रहे हैं पंखुड़ियां समान जो संरचना है उसे बोला जाता है दल, क्या बोला जाता है, भाई दल, और सबको मिला के एक साथ बोला जाता है दलपुंज। तो ठीक है दोस्तों, ये तो पुष्प की अपनी बेसिक डिटेल हो गई। अपने को पढ़ना क्या है, अपने को पढ़ना है ओनली पुष्प का मादा भाग। क्या पढ़ना है, मादा भाग, ठीक है। यानी कि अपन इससे पहले वाले वीडियो में नर भाग को पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन सबसे पहले मादा भाग के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि जो पुष्प होता है उसका जो मादा भाग होता है उसको बोला जाता है जायंग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गायनीशियम। क्या बोला जाता है उसको, गायनीशियम। जायंग जो पुष्प का जो मादा भाग होता है उसे बोला जाता है जायंग। और जायंग जो मिलकर बना होता है दोस्तों स्त्री केसर से, जिसे कार्पल या पिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जो जायंग होता है वो पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है, जो जायंग मिलकर बना होता है अपना स्त्री केसर से, ठीक है। अब स्त्री केसर दोस्तों अपनी 3 भागों से मिलकर बनी हुई है। कितने भागों से, 3 भागों से मिलकर अपनी स्त्री केसर बनी हुई है। तो स्त्री केसर क्या होती है दोस्तों, देखिए, स्त्री केसर जो मिलकर बनती है अपनी 3 भागों से। पहला भाग होता है अंडाशय, दूसरा भाग होता है वर्तिका, और तीसरा होता है अपना वर्तिकाग्र, ठीक है। तो कहते हैं कि हमारे पास में एक बोतल है, ठीक है, ये बोतल है और इसमें एक इसका ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये बोतल है और ये इसकी गर्दन है और इसमें एक ये ढक्कन लगा हुआ है। तो सबसे ऊपर का जो भाग होता है, ये मान लेते हैं ये ऊपर का भाग है, ये बीच का भाग है, और ये नीचे का भाग है, और ये अंदर का भाग है, ठीक है। तो इसके ऊपर में क्या रहेगा, वर्तिकाग्र। बोतल का ढक्कन को बोलेंगे हम वर्तिकाग्र, बोतल की गर्दन को बोल देंगे वर्तिका, और इसका जो निचला भाग है उसको बोलेंगे अंडाशय, और इसके अंदर का जो भाग है उसको बोलेंगे हम बीजांड। तो अपने को ऐसे याद रखना है, बोतल का ढक्कन यानी वर्तिकाग्र, बोतल की गर्दन यानी वर्तिका, और बोतल का निचला हिस्सा यानी कि अंडाशय। तो आपको ऊपर नीचे बीचे ऐसे याद रखना है। ऊपर बोलूँ मैं तो वर्तिकाग्र, गर्दन बीच में बोलूँ मैं वर्तिका, नीचे बोलूँ मैं अंडाशय, और अंदर में बोलूँ तो बीजांड। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे, ऊपर वर्तिकाग्र, बीच में वर्तिका, नीचे अंडाशय, अंदर बीजांड। तो ऐसे आपको बोलना है। तो हो सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आप 2-4 बार बोलोगे ना, जैसे कि बोतल का ढक्कन वर्तिकाग्र, बोतल की गर्दन वर्तिका, बोतल का निचला हिस्सा अंडाशय, बोतल के अंदर क्या भरा है तो बीजांड। तो ऐसे आप 2-3-4 बार बोलोगे तो आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। ऐसे आपको 3-4 बार बोलना है, प्रैक्टिस करना है। बोतल का ढक्कन वर्तिकाग्र, बोतल की गर्दन वर्तिका, बोतल का निचला हिस्सा अंडाशय, बोतल के अंदर क्या है अंडाशय, सॉरी बीजांड। तो ये चीज़ें अगर आप रखोगे याद तो कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे सामने आता है स्त्री केसर के टाइप्स, यानी कि जो स्त्री केसर होती है वो 2-3 प्रकार की होती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, ये जो अंडाशय है यहाँ पर ये सिंगल अंडाशय है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे अंडाशय, और यहाँ पर भी बहुत सारे अंडाशय है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सिंगल अंडाशय है, यहाँ पर बहुत सारे अंडाशय हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे अंडाशय हैं। तो ऐसा स्त्री केसर जिसमें एक अंडाशय होता है उसको हम बोलते हैं एक अंडापी। क्या बोला जाता है, ऐसा अंडाशय जिसमें एक अंडाशय, सॉरी, ऐसा स्त्री केसर जिसमें एक अंडाशय होता है उसको एक अंडापी बोलते हैं। ऐसा स्त्री केसर जिसमें एक से ज़्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं बहुअंडापी, और यह भी बहुअंडापी है, ठीक है। अब इसके जो उदाहरण है, जैसे कि एक अंडापी का उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है गुड़ल, ये बहुअंडापी में पेपावर, और एक मलेशिया, ये 3 हमको उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोस्तों, सबसे पहली बात तो एक अंडापी, द्विअंडापी या बहुअंडापी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर किसी का एक अंडाशय है किसी पुष्प में, जैसे ये गुड़ल है, तो इसको एक अंडापी तो कहते ही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मान के चलो ये जो तो हमारे सामने दूसरा है ये पेपर वर्क का है, तो इसमें बहुअंडापी है। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन, इसमें एक चीज़ अलग ये है कि जो सारे अंडे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके जो अंडाशय हैं आप देख पा रहे होंगे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस ऐसा स्त्री केसर या पुष्प का ऐसा स्त्री केसर जिसके सारे अंडे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, युक्त अंडापी। क्या बोला जाता है, युक्त अंडापी। क्या बोला जाता है उसको, युक्त अंडापी। ऐसा स्त्री केसर जिसके सारे अंडा पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एनसीईआरटी बता रही है दोस्तों, मैं पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा स्त्री केसर जिसके अंडा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसे हम बोलते हैं युक्त अंडापी। क्या बोलना है उसको, युक्त अंडापी।
इसी के साथ साथ जो आप देख रहे हैं माइसेलिया का जो एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो अंडाशय है सारे एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे से अलग अलग है, यानी कि दूर दूर है, एक दूसरे से मिले हुए नहीं है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, व्युक्त अंडापी। क्या बोला जाता है इसको, व्युक्त अंडापी। ऐसा स्त्री केसर जिसके अंडा से एक दूसरे से अलग अलग हो उसको बोलेंगे व्युक्त अंडापी। ऐसा स्त्री केसर जिसके अंडा से एक दूसरे से मिले हुए उसको बोलेंगे हम युक्त अंडापी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं बीजांड। बीजांड की जो हम संरचना देखते हैं दोस्तों, ये जो चित्र मैंने आपके सामने दिया है ये हमारा एनसीईआरटी का चित्र है। और यहाँ पर जो ये बीजांड आपको देख पा रहे होंगे 180 डिग्री पर घुमा हुआ है ये बीजांड। तो ऐसा बीजांड जो 180 डिग्री पर घुमा हुआ है उसे बोलेंगे हम एनोट्रोपस। क्या बोलेंगे इसको, एनोट्रोपस। ऐसा बीजांड जो 180 डिग्री पर घुमा उसे बोला जाता है एनोट्रोपस। ठीक है, ये बीजांड की आप संरचना देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो आप देखिए कि बीजांड का वह तंतु, कौन सा तंतु, जो बीजांड को अपरा से जोड़ता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, फनिकल बोला जाता है, उसको फनिकल बोला जाता है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे बीजांड में कुछ एक भाग ऐसा है जहाँ पर उसमें आवरण नहीं है, उसको बोला जाता है बीजांडदार। ठीक है, साथ ही साथ आप इसमें देख रहे होंगे 2 आवरण है, इसमें जो भारी आवरण है उसको बोला जाता है बाह्य आवरण, और इसके जो अंदर वाला आवरण है उसको बोला जाता है अंता आवरण। ठीक है, बीजांड के बीच का जो भाग होता है उसको बीजांडकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीजांडकाई। और इस बीजांडकाई और इसके साथ ही साथ में जो गोल गोल संरचना आप देख पा रहे होंगे इसको बोला जाता है भ्रूणकोश। ठीक है, और बीजांड द्वार के विपरीत जो सिरा होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा बीजांड द्वार ये है और इसके जो विपरीत जो भाग होता है, आधारी भाग होता है बीजांड का, उसको बोला जाता है केले जल सिरा या निभागीय सिरा। तो ये आपको बीजांड के बारे में इतना ही याद रखना है। 2-4 बार इसका आप डायग्राम बनाइए, चित्रों का इसमें मतलब चित्र बना के, और जो भी इसके विभिन्न भाग है उसको 3-4 बार आप प्रैक्टिस करिए तो आप बीजांड का चित्र बनाना सीख जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं क्या देखने वाले हैं, गुरु बीजाणु जनन। जैसे अभी हम नर भाग में हमने पढ़ा था दोस्तों कि लघु बीजाणु जनन होते थे। क्या होते थे, लघु बीजाणु जनन। ऐसे ही जो मादा भाग होते हैं उसमें भी जो बनते हैं उनको बोला जाता है गुरु बीजाणु जनन, जिसे हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस। उनको बोला जाता था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो बीजांड जो हमारा गुरु बीजाणु जनन है इसमें अपने को सबसे पहले क्या याद रखना है दोस्तों, कि जैसे हम देख पा रहे थे हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, तो जो लघु बीजाणु धानी के जो केंद्र में मृदु उत्तकी, कौन से थे, मृदु उत्तकी जो कोशिकाएं थी जिन्हें को स्पोरोजेनेसिस, हाँ मृदु उत्तकी कोशिका जो होती थी वो पराग मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके जो बीजांडकाई है, जो बीजांडकाई जो होता है उसमें जो बीजांड द्वार सिरे की, यानी कि जो बीजांड द्वार सिरे की जो कोशिका है वो पराग मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। देखो यहाँ पर ये दे रखा है बीजांड द्वार सिरे की जो बीजांडकाई होता है। बीजांडकाई क्या होता है, जो बीजांड का जो बीच का भाग होता है उसमें क्या है, द्रव भरा होता है, तो उस हिस्से को क्या बोला जाता है, बीजांडकाई। जैसे मैंने आपको उदाहरण में ये बताइए दे रखा है यहाँ पर बीजांडकाई, और यहाँ पर ये दे रखा है बीजांड द्वारी सिरा, यानी कि बीजांड द्वार का सिरा। ऐसा सिरा जहाँ पर क्या है आवरण उपस्थित नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, बीजांड द्वारी सिरा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो गुरु बीजाणु धानी थी, लघु बीजाणु धानी थी, तो उसमें क्या है कि उसके केंद्र में की प्रत्येक कोशिका पराग मात्र कोशिका के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, काय के रूप में पराग कोशिका। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अपने को ये चीज़ डिफरेंस है कि जो बीजांड काय होता है उसमें बीजांड द्वार सिरे के जो पास की कोशिका है वही मात्र पराग मात्र कोशिकाओं के रूप में काम करती है या एमएमसी के रूप में काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो बीजांडकाय की या बीजांड द्वार सिरे की या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये सारी कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि बीजांड द्वार सिरे के पास की जो कोशिका है वो पराग मात्र कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। कौन सी कोशिका, बीजांड द्वारी सिरे की जो कोशिका है पराग मात्र कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। और ये कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। और इन कोशिकाओं में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है। उसके परिणाम स्वरूप दोस्तों, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और इन चारों गुरु बीजाणुओं में से मात्र 1 गुरु बीजाणु बचता है, बाकी 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ये नष्ट क्यों हो जाते हैं दोस्तों, देखिए दुनिया का या प्रकृति का रूल है कि जिसके अंदर ताकत होगी, जिसके अंदर जुनून होगा वही जिंदा बच पाएगा, वरना कमजोरों के लिए इस दुनिया में कहीं पर भी जगह नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लागू होता है फॉर्मूला कि जो गुरु बीजाणु होता है जिसके अंदर जीव द्रव अधिक होता है, जिसके अंदर बोले कि जीव द्रव की मात्रा अधिक होती है, वही मात्र सक्रिय रहता है, बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं।
लेकिन हमने दोस्तों लघु बीजाणु में देखा था कि वहाँ पर क्या है, चारों लघु बीजाणु बचते हैं, यानी कि चारों सक्रिय रहते हैं और चारों लघु बीजाणु मिलकर पराग कणों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ डिफरेंस है, जैसे कि हमने देखा था लघु बीजाणु में चारों जो लघु बीजाणु बन रहे थे वो चारों के चारों मतलब परिपक्व होकर परागकण का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो बात ये डिफरेंस है कि यहाँ पर चार तो बन रहे हैं, कितने, चार गुरु बीजाणु बन रहे हैं, लेकिन इनमें से मात्र एक ही बच पाएगा, बाकी तीन नष्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपसे पूछा जाए, चित्र में पूछा जाए कि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया क्या होती है, तो बोर्ड एग्जाम में हम इसको कैसे लिख पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले अपने को ऐसा एक चार्ट बनाना है, या बोले कि फ्लो चार्ट बना देना है, या फिर ऐसा चित्र बनाना है, मतलब वन लाइनर में जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। ऐसा बनाने के बाद में उसका अपने को क्या लिखना है, थ्योरी लिखना है। थ्योरी में क्या लिखना है दोस्तों, अपने को थ्योरी में लिखना है अपने को कि बीजांड के अंदर जो बीजांड काय स्थित होती है, बीजांड काय में बीजांड द्वार सिरे के पास की जो कोशिकाएं होती है जो कि द्विगुणित होती है, और ये बीजांड द्वार सिरे के पास की कोशिकाएं मात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। और इन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु अभ्रष्ट या नष्ट हो जाते हैं। बाकी जो एक गुरु बीजाणु बनता है जिसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, वही सक्रिय होता है और वह आगे जाकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अब देखते हैं अपन गुरु बीजाणु का विकास। तो गुरु बीजाणु के विकास में दोस्तों कोई ज़्यादा विशेष बड़ी बात नहीं है, सिंपल आपको ये याद रखना है कि गुरु बीजाणु के विकास में क्या होता है, डेवलपमेंट एंड मेगा स्पोर्न। तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कितनी 8 केंद्रकों का निर्माण। जैसे पहला विभाजन होता है तो पहला विभाजन होता है तो उसमें 2 केंद्रक बनते हैं, और दूसरे में बनते हैं 2 से 4, और तीसरे में बनते हैं 4 से 8। ठीक है, तो यह कैसा होता है हमारे सामने, यह हम कह सकते हैं इसको 8 केंद्र की अवस्था हो जाती है, जैसे कि आप ये चित्र में। इसके बाद में कोशिका द्रव विभाजन, यानी कि जो 8 केंद्रकों का विभाजन तो हो गया, अब कोशिका द्रव का विभाजन होता है, और कोशिका द्रव के विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर कैसा क्या बनने को देखने को मिलता है, अपने को 8 केंद्र की तथा 7 कोशिकी संरचना हमें देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, भ्रूण कोश क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय सैक, किसी बोल सकते हैं उसको, एम्ब्रॉय सैक। तो दोस्तों यहाँ पर अपन अगर कोई अपन से पूछे जाए कि गुरु बीजाणुओं का विकास कैसे होता है, तो जो गुरु बीजाणु के विकास में सबसे पहले क्या है, इसमें गुरु बीजाणु के विकास में सर्वप्रथम 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 8 केंद्र की अवस्था बनती है। 8 केंद्र की अवस्था बनती है, और 8 केंद्र की अवस्था में जो कोशिका द्रव विभाजित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 केंद्र की तथा 7 कोशिकी संरचना हमें प्राप्त होती है, जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश या एम्ब्रॉय सैक बोलते हैं। अब इसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमें इससे रिलेटेड ये चीज़ें याद रखनी है। जो हमारा भ्रूण कोश होता है उसी को हम मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। नर युग्मोद्भिद क्या होता है दोस्तों, क्या होता है नर युग्मोद्भिद, तो जो हमारा पराग कण होता है उसे हम नर युग्मोद्भिद कहते हैं, और जो हमारा भ्रूण कोश होता है इसको मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। तो मादा युग्मोद्भिद या नर युग्मोद्भिद हम इनको क्यों बोलते हैं दोस्तों, कि इन्हीं से जो हमारा मादा युग्मोद्भिद है इससे हमारा मादा युग्मक का निर्माण होता है, जो हमारा नर युग्मोद्भिद होता है उससे हमारा नर युग्मक का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ इसको मादा युग्मक बोला जाता है, और इसी को एक बीजाणु विकास या मोनोस्पियोर डेवलपमेंट भी इसको बोलते हैं। इसको एक बीजाणु विकास इसलिए बोलता जाता है दोस्तों कि मात्र एक बीजाणु से ही भ्रूणपोष का विकास होता है। इसी के साथ आपके सामने ये भ्रूणपोष की संरचना है, यह भ्रूणकोश की संरचना है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। दोस्तों मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि 8 केंद्र की तथा 7 कोशिकी संरचना होता है हमारा भ्रूणकोश। तो इसमें जो ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे 3 कोशिका यहाँ पर है, एक कोशिका यहाँ पर है, 3 केंद्रक ऊपर है, 2 कोशिका भी और केंद्र, 3 केंद्रक ऊपर है, 1 2 3, और 2 केंद्रक बीच में कितने हो गए, 3 2 5, और 3 हमारे नीचे कितने हो गए, 8। ठीक है, कोशिका की बात कर ले अपन, तो कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक कोशिका ये रही। ठीक है, 1 2 और 3 कोशिका ये कितनी हो गई, 4, और 3 कोशिका ये हमारी 1 2 और 3, तो टोटल कितनी कोशिका हो गई, 7। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, 8 केंद्र की और 7 कोशिकी संरचना। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें कुछ आप देख सकते हैं, ऊपर का जो भाग होता है जिसको बोला जाता है निभागी सिरा, जिसकी जो तीनों कोशिका होती है इनको बोला जाता है एंटीपोडल कोशिका। बीच में जो कोशिका एक कोशिका होती है तो उसको बोला जाता है ध्रुवी कोशिका, और जिसके अंदर जो केंद्रक होते हैं उनको ध्रुवी केंद्रक। ठीक है, नीचे की तरफ यानी कि बीजांड द्वार सिरे की तरफ की जो कोशिकाएँ होती है, इनमें जो बीच की कोशिका होती है उसको बोला जाता है अंड कोशिका,
इसके बाद में जो दो कोशिकाएं होती हैं इनको सहायक कोशिका बोला जाता है। उन सहायक कोशिकाओं में क्या होता है दोस्तों, इन सहायक कोशिकाओं में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिनको तंतुमय समुच्च कहा जाता है। इनका कार्य होता है, ये पराग नलिका जो परागण के पश्चात जो पराग नलिका बनती है उसकी दिशा को ये निर्देशित करते हैं या अपनी ओर आकर्षित करके उसको सही डायरेक्शन में पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और नीचे की जो निभागी सिरों की जो सारी कोशिका है इनको एक साथ में क्या बोला जाता है, अंड उपकरण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।